नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। अरस्तु की महत्वपूर्ण जो रचना है उसका नाम पॉलिटिक्स है। अरस्तु एक यथार्थवादी राजनीतिक विचारक हैं। अरस्तु को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक भी कहा जाता है। अरस्तु ने अपने समय के 158 संविधानों का वैज्ञानिक अध्ययन किया और उसके आधार पर उन्होंने अपने बहुत सारे सिद्धांत दिए। संविधानों की अवधारणा के बारे में बताया, संविधानों का वर्गीकरण दिया और इसी प्रकार से उन्होंने दासता, नागरिकता, राज्य संबंधी अपने विचार दिए और क्रांति के संदर्भ में भी उन्होंने अपने विचार दिए। आधुनिक युग क्रांतियों का युग है। आधुनिक युग की कुछ प्रमुख क्रांतियों में औद्योगिक क्रांति, फ्रेंच क्रांति, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, बोल्शेविक क्रांति आदि प्रमुख हैं। यूनान के नगर राज्यों में राजनीतिक क्रांतियों एवं वैधानिक परिवर्तनों द्वारा शासन प्रणाली में बहुधा परिवर्तन होता रहता था। इनके कारण यूनानी नगर राज्यों का राजनीतिक जीवन अत्यंत अस्थिर बना हुआ था। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप न केवल शासन व्यवस्था ही बदलती थी, बल्कि इससे यूनानियों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के स्वरूप में भी कभी कभी बड़े गंभीर परिवर्तन हो जाते थे। अर्थात आधुनिक युग में भी क्रांतियाँ होती रही हैं। इससे पहले जो यूनानी काल था उसमें भी क्रांतियाँ होती रहती थी। क्रांति के अर्थ की बात करें तो अरस्तु ने क्रांति संबंधी धारणा तथा हमारी आज की क्रांति संबंधी धारणा में एक बड़ा अंतर है। किसी राज्य में जनता अथवा जनता के किसी भाग द्वारा सशस्त्र विद्रोह का नाम ही क्रांति नहीं है। अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ है संविधान में परिवर्तन। संविधान में होने वाला छोटा बड़ा परिवर्तन, संविधान में किसी प्रकार का संशोधन होना, जनतंत्र का उग्र या उदार रूप धारण करना, जनतंत्र का धनिक तंत्र द्वारा विनाश किया जाना, सरकार में किसी प्रकार का परिवर्तन हुए बिना एक अत्याचारी शासक का दूसरे को हटाकर अपनी सत्ता स्थापित करना, इन सब को अरस्तु ने क्रांति माना है। अर्थात क्रांति की जो अवधारणा है कि किसी राज्य में जनता अथवा जनता के किसी भाग द्वारा सशस्त्र विद्रोह का नाम क्रांति है, इस अवधारणा को अरस्तु ने क्रांति के अर्थ में स्वीकार नहीं किया है। अरस्तु ने क्रांति का अर्थ बताया है कि संविधान में होने वाला जो परिवर्तन है, चाहे वो छोटा परिवर्तन हो चाहे बड़ा परिवर्तन हो, उसको उन्होंने क्रांति की संज्ञा दी है। अर्थात संविधान में होने वाला परिवर्तन क्रांति कहलाता है। और ये जो व्यवस्था है, ये जो परिवर्तन है, वो किसी भी जो संविधानों का वर्गीकरण उनके अरस्तु के द्वारा दिया गया है, उस वर्गीकरण में चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे धनिक तंत्र हो, वर्ग तंत्र हो, या फिर पॉलिटी हो या जनतंत्र हो, उन किसी भी रूप में जो परिवर्तन होता है शासन के स्वरूप में, तो उन्होंने उसको क्रांति का नाम दिया है। संविधान में पूर्ण परिवर्तन के फलस्वरूप राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप पूर्णतया बदल जाता है। इसे हम पूर्ण क्रांति कह सकते हैं। संविधान में परिवर्तन के फलस्वरूप उसके किसी एक भाग में परिवर्तन हो सकता है, इसे आंशिक क्रांति कह सकते हैं। अरस्तु ने संविधान में परिवर्तन को ही क्रांति कहा है। अर्थात यदि संविधान में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है,
आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप जिसमें पूर्ण रूप से बदल जाता है तो उसे पूर्ण क्रांति कह सकते हैं, या संविधान के किसी भाग में परिवर्तन हुआ है, कुछ छोटा बदलाव उसमें हुआ है, तो उसको हम आंशिक क्रांति कह सकते हैं। और मुख्य रूप से अरस्तू ने संविधान में परिवर्तन को ही क्रांति कहा है। प्रत्येक शासन व्यवस्था में क्रांति होने के भी कारण होते हैं, किन्हीं न किन्हीं कारणों पर के आधार पर ही क्रांति होती है। क्रांतियों के हम दो कारण बता सकते हैं, सामान्य कारण और विशिष्ट कारण, और इसके साथ ही विशिष्ट शासन प्रणालियों में क्रांतियों के विशिष्ट कारण। यदि हम बात करें क्रांति के सामान्य कारणों के संदर्भ में, तो अरस्तु क्रांतियों का सामान्य कारण विषमता को मानता है, इनइक्वलिटी को मानता है, समानता नहीं होने को मानता है। वस्तुतः क्रांतियों का मूल कारण न्याय का एकाकी और दूषित दृष्टिकोण है। अर्थात अरस्तु के अनुसार सामान्य कारण के अंदर हम विषमता को मानते हैं और मूल कारण जो है वो है न्याय का एकाकी और दूषित दृष्टिकोण का होना, क्योंकि जब न्याय नहीं मिलता है, विषमता होती है, तो शासन में क्रांति हो जाती है। दूसरा जो प्रकार है क्रांतियों के विशिष्ट कारण, अरस्तु ने विभिन्न शासन व्यवस्थाओं में क्रांतियों के विशिष्ट कारण भी बताए हैं, जैसे शासकों की धृष्टता एवं शासन सत्ता का दुरुपयोग। यदि कोई शासक शासन सत्ता का दुरुपयोग करता है, शासकों की अपने लोभ लालच के आधार पर शासन करता है, जनहित को ध्यान में नहीं रखता है, तो इसके कारण से भी एक निश्चित समय के बाद में जनता उसका विरोध कर देती है और वो एक क्रांति कर देती है। नेक्स्ट है अयोग्य व्यक्ति का शासन। यदि शासक योग्य नहीं है, अयोग्य है, तो भी शासन व्यवस्था में क्रांति हो जाती है, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति शासन व्यवस्था को सही तरीके से संभाल नहीं पाता है, जिसके कारण भी संविधान में परिवर्तन आ जाते हैं। नेक्स्ट है मध्यम वर्ग का अभाव एवं आर्थिक असंतुलन। किसी भी शासन व्यवस्था में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग होते हैं, लेकिन यदि कहीं पर मध्यम वर्ग का अभाव पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में धनिकों और निर्धन के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आर्थिक असंतुलन पैदा हो जाता है, आर्थिक समानता नहीं रहती है, और जब धनिकों और निर्धनों के बीच में बहुत अधिक अंतर बढ़ जाता है तो ऐसी स्थिति में भी उस शासन व्यवस्था में क्रांति हो जाती है। नेक्स्ट है विदेशियों का बाहुल्य। यदि किसी शासन में विदेशी लोगों का बाहुल्य होता है तो ऐसी स्थिति में जो विदेशी लोग हैं वो धीरे धीरे विभिन्न मांगों पर जोर देने लगते हैं, और ऐसे कारण से विदेशियों के बाहुल्य होने के कारण भी शासन व्यवस्था में क्रांति हो जाती है। नेक्स्ट है भय एवं घृणा तथा पारिवारिक झगड़े। किसी भी शासन व्यवस्था में यदि भय और घृणा का माहौल होता है तो वो शासन व्यवस्था का सही तरीके से संचालन नहीं हो पाता है। तो वहाँ जो सही तरीके से वो शासन का संचालन नहीं कर पाते हैं तो भी वहाँ पर उस शासन में क्रांति उत्पन्न हो जाती है। और जिस शासन व्यवस्था में पारिवारिक झगड़े होते हैं तो उन पारिवारिक झगड़ों के कारण से भी वहाँ वो शासन व्यवस्था सही तरीके से संचालित नहीं हो पाती है। नेक्स्ट रीजन है भौगोलिक स्थिति। कई बार